नमस्कार। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि एस्टेट की क्लास आपकी बिल्कुल फ्री रहेगी और वही मैं आपके लिए कर रहा हूं। डेली कम से कम सोशल साइंस का एग्जाम नज़दीक है और जो 6 तारीख को ही है। इसके बाद आपका 15 तारीख को इतिहास का प्रश्न पत्र आएगा आपके सामने, ठीक है। उसी के लिए इतिहास का पहली वीडियो है। शाम में आपको मिल जाएगी बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज, जिसमें मिनिमम 50 प्रश्न के आसपास रहेंगे, जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अभी क्या करना है, आपको यह ध्यान देना है कि सबसे पहले 9 to 10 दो क्लास की आपको जो 1 नंबर का प्रश्न बहुविकल्पी आता है, जिसमें मैट्रिक के बच्चे मैट्रिक के एग्जाम में हल करते हैं, वो अगर आपको सीरीज मिल जाए, और 11 और 12 की जो 1 नंबर के कम से कम 500 या 1000 प्रश्न आपको मिल जाए, जो जल्दी से जल्दी आप 2 बार 3 बार पढ़ सकें, उसको हल कर सकें। इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा आपके एस्टेट के एग्जाम में। इतना समय कम है, उसके लिए आपके लिए यही मंत्र है कि आप जल्दी से जल्दी उस बहुविकल्पी प्रश्नों को जल्दी हल करें। जो मेरी सीरीज में जो आने वाले हैं, जो शाम का एक वीडियो आपको मिलेगा बहुविकल्पी के रूप में हिस्ट्री के लिए, वो आपके लिए बेनिफिट होगी। एस्टेट के एग्जाम वालों के लिए तो होगी, साथ में जो जीके जीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत रामबाण शामिल होगी, जो नवंबर का एग्जाम ये देंगे बीपीएससी के थ्रू, ठीक है। तो ध्यान से देखना है, थोड़ा सा अभी पहली क्लास है, इसलिए मैंने 1857 की क्रांति को हमने पिक किया है, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आधुनिक भारत का जो इतिहास है वो पूरे भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें आप देखते हैं कि कुछ कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो हर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं, जिसमें से एक है आपका 1857 की क्रांति। इसमें से जरूर प्रश्न का आपको पूछेगा, न हो तो हो सकता है मिलान करने के लिए दे देता है कि मान लीजिए रानी लक्ष्मीबाई या तात्या टोपे या बेगम हजरत महल ये कहां से नेतृत्व किए, बिहार में क्या नाम है बाबू कुंवर सिंह, ये सब मिलान करने के लिए आपको एक ही प्रश्न में 4 प्रश्न दे देगा कि आप ABCDE आप मिलाइए। मिलान करने के बाद आपको उत्तर देना होता है। तो इसमें से प्रश्न जो बनेंगे महत्वपूर्ण, वो मैं आपको बता रहा हूं। हम जानते हैं कि लगभग 100 साल यानी 1750 ईस्वी से लेकर के अगर 1850 ईस्वी तक अगर बात करें, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत को उपनिवेश में बदलने की फिराक में लगी हुई थी। उपनिवेश का मतलब है कि एक देश जब दूसरे देश पर शासन करता है, तो इस देश का, मान लीजिए ए देश है, बी पर शासन कर रहा है, तो बी देश हो गया, ये उपनिवेश हो गया। किसका? ए कंट्री का, ठीक है। उपनिवेश यानी शासन करना, अपने हिसाब से चलाना। बहुत सारे उपाय किए, जिसमें उन्होंने अपनी अनेक नीतियां अपनाई, जैसे हड़प नीति हुई डलहौजी की, है ना। बहुत सारी भू राजस्व व्यवस्था का प्रयोग किया, जिसमें किसान जब हड़प नीति में देखेंगे तो वहां उस समय जो राजा महाराजा थे उन सबको प्रभावित किया, परेशान किया, ठीक है। और जो किसान थे वो भू राजस्व से परेशान थे। बिहार के दृष्टिकोण में देखें तो बहुत सारे आपके उदाहरण मिल जाएंगे, लेकर आजादी तक भर में, ठीक है। अगर गांधी जी का भी आप देखिए तो 1917 में जाकर के नील विद्रोह को, नील खेती किसानों के लिए लड़े थे, ठीक है। तो कहने का मतलब है, किसान हो चाहे निचला तबका हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे राजा महाराजा का वर्ग हो, कोई भी वर्ग इनसे संतुष्ट नहीं था, इनकी कार्य प्रणाली से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि ये चाहते थे कितनी जल्दी जल्दी भारत को हम लूट खसोट करके यहां से चले जाएं, ठीक है। तो इसी के उपाय में 1857 की क्रांति का जन्म होता है। केवल इन्हीं के, जिसमें जाति धर्म वर्ग के लोग एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ एक क्रांति की बिगुल फूंक दी। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके आगे वाले पॉइंट में, जो बहुत महत्वपूर्ण, भूमिका बहुत ज्यादा आप जानते हैं, ठीक है। भूमिका के बारे में आप बहुत ज्यादा जानते हैं। इसकी शुरुआत कहां से होती है, इसमें से प्रश्न पूछता है। जहां से प्रश्न पूछेगा वही हम आपको बताएंगे, बहुत ज्यादा भूमिका या कहानी हम आपको नहीं बताएंगे। जो पूछता है कि अगर प्रश्न पूछ दिया 1857 की क्रांति की शुरुआत की तिथि क्या है, तो शुरुआत अगर आप लगाते हैं तो 29 मार्च 1857। कहां पर हुआ था? मंगल पांडे के द्वारा बैरकपुर। कहां पर? बैरकपुर छावनी में किया गया। और 10 मई, बहुत सारे लोग उसको मेरठ लगा देते हैं, ये गलती आप मत कीजिएगा। शुरुआत की बात करें तो बैरकपुर छावनी है, ठीक है, वेस्ट बंगाल। यानी आपका बैरकपुर सबसे पहले शुरुआत हुई है, लेकिन मेरठ में शुरुआत कब हुई? अगर प्रश्न ऐसे ही पूछ दे
कि 1857 की क्रांति मेरठ में कब शुरू हुई या उसकी तिथि क्या है, तो 10 मई 1857 को सिपाहियों ने विद्रोह किया था। किस कारण से विद्रोह हुआ था आगे हम आपको बताएंगे, पहले कुछ शुरुआत जान लेते हैं। ठीक है, मेरठ से विद्रोही सैनिक दिल्ली के लिए, मेरठ से, क्योंकि मेरठ जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के छोर पे है, जहां पे दिल्ली नजदीक पड़ती है। ये दिल्ली है और इधर यूपी का एरिया जो यहाँ पे मेरठ है। तो यहां से दिल्ली रवाना किए कौन कौन, दिल्ली मार्च किए 11 मई 1857 को। 10 मई को मेरठ में विद्रोह होता है और 11 मई को क्या होता है, दिल्ली कूच कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं। और दिल्ली जाकर करते क्या है, जो बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर को ये भारत का बादशाह घोषित कर देते हैं, नहीं अपना नेता चुन लेते हैं इस विद्रोह का। क्लियर है, अपना नेता चुन लेते हैं इस विद्रोह का बहादुर शाह जफर को। ठीक, अब इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर एक प्रश्न पूछता है जो बहुत डीपली लेवल में कि मेरठ के सैनिकों का नेतृत्व तो किसने किया था, मेरठ में शुरुआत कब हुई, 10 मई 1857 को। ठीक है, दिल्ली कब गए, 11 मई 1857। लेकिन जब दिल्ली गए, मेरठ में किसने नेतृत्व किया, तो ये थे बख्ता खान। इस विद्रोह का जो नेतृत्व करता थे बख्ता खान। ठीक है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, मंगल पांडे मत लगा दीजिएगा। ठीक है, कौन किए थे, बख्ता खान ने नेतृत्व किया था मेरठ के सैनिकों का। ठीक है, धीरे धीरे 1857 ईस्वी का विद्रोह देश के अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया। बाद में आपको बताऊंगा कि इस क्षेत्र में ये नहीं फैला, जब इसके असफलता के कारण में बात करेंगे तब। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण शहर है कानपुर, जहां से प्रश्न बनता है। कानपुर में जो शुरुआत हुई 5 जून 1857 को। देखिए, मार्च से शुरुआत होती, मई आया मेरठ में। ठीक है, 29 मार्च को बैरकपुर, मई में मेरठ। ठीक है, 10 मई में, 11 मई को दिल्ली पहुंच गए। क्लियर है, इसके बाद 5 जून, मई बीत गया, जून, कितने समय का अंतर हो रहा देखते रहिएगा। कानपुर में विद्रोह होता है। यहां पर पेशवा बाजीराव द्वितीय सेकंड के दत्तक पुत्र नाना साहब कानपुर से जोड़ लीजिएगा। अगर मिलान करने को प्रश्न आए तो नाना साहब को कहां जोड़ना है, कानपुर से। विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया, जिसकी सहायता तात्या टोपे ने की थी। कभी कभी प्रश्न यह पूछ लेता है कि नाना साहब की सहायता कानपुर में 1857 विद्रोह में उनकी सहायता किसने की थी, तो सहायता किसने की थी, तात्या टोपे ने की थी। क्लियर है, अब बात करते हैं एक और यूपी का महत्वपूर्ण शहर लखनऊ। ठीक है, लखनऊ को देखिए 5 जून को होता है कहां पर, कानपुर में, लेकिन 4 जून को लखनऊ। कभी कभी प्रश्न यह पूछ देता है कि कौन से शहर में पहले विद्रोह हुआ था। क्लियर है, अगर ये तिथियां आपको दे दिए जाए, मान लीजिए लखनऊ का आपका 4 जून है, कानपुर का 5 जून है। ठीक है, 10 मई मेरठ में है, यानी मेरठ शहर दे दे ऑप्शन में, कानपुर दे दे ऑप्शन में, लखनऊ दे दे, तो सबसे पहले कहां होगी, मेरठ होगी, फिर उसके बाद कौन सा होगा, लखनऊ होगा, फिर क्या होगा, कानपुर। जैसे देरी के साथ कभी कभी मिलान करने को दे देता है। क्लियर है, तो इस तरह से लखनऊ में 4 जून को, जो कानपुर से पहले एक दिन हो गया था, इसकी शुरुआत हुई। बेगम हजरत महल का नाम आए तो लखनऊ के साथ आप जोड़ देना, मिलान कर देना। इन्होंने क्या किया, अपने छोटे आयु के पुत्र, अल्पायु पुत्र, जिसका नाम था बिरजिस कादिर। कभी कभी इसका प्रश्न सामने आ जाता, अक्सर आता नहीं है, फिर भी आप ध्यान दीजिएगा कि जो बेगम हजरत महल जब विद्रोह की, उस समय लखनऊ में अवध का नवाब किसे बनाया। ठीक है, तो नवाब घोषित किसको किया था, अपने अल्पायु छोटी उम्र के पुत्र को, इसका नाम था बिरजिस कादिर। उसको इन्होंने क्या किया, नवाब घोषित किया। फिर उसके बाद लखनऊ की स्थित ब्रिटिश रेजिडेंसी जो लखनऊ में थी, उस पर आक्रमण कर दिया। यानी विद्रोह करने से पहले बेगम हजरत अपने पुत्र को, जो कम आयु का था, उसको नवाब घोषित करती हैं, उसके बाद विद्रोह शुरू कर देती है। क्लियर है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। 29 मार्च को मंगल पांडे ने विद्रोह कहां किया था, बैरकपुर छावनी में। 10 मई को मेरठ में सिपाहियों ने विद्रोह किया। उसके बाद बात करें कि मेरठ सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था, बख्ता खान ने किया था। कानपुर में 5 जून 1857 को, जिसमें पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने किया था। नाना साहब की सहायता किसने की थी, तात्या टोपे ने की थी। अगर लखनऊ की बात करें तो बेगम हजरत महल ने की थी। कब की थी, तो 4 जून, यानी कानपुर से एक दिन पहले हो गया था। कानपुर और लखनऊ के बीच दूरी बहुत कम है, नजदीक है। ठीक है, 4 जून को किया 1857 में। और बेगम हजरत महल ने कब किया, 4 जून को अगर कर रही तो उससे पहले, यानी पहले घोषित क्या किए, अपने पुत्र को नवाब बनाया, नवाब घोषित किया। उसके बाद जाकर के इन्होंने ब्रिटिश रेजिडेंसी पर आक्रमण किया। क्लियर है यहां तक।
ये PDF आपको मिल जाएगी हमारे ग्रुप में, जिसपे आप चाहिए तो आप ग्रुप का लिंक इसमें मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ले लेंगे, ग्रुप में जुड़ करके आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं अगला, इसके कारण क्या थे, मुख्य कारण क्या था जो 1857 की क्रांति हुई। ठीक है, कारण में कभी कभी पूछ देता है कि ऑप्शन जो देता है ना वो कथन के रूप में दे देता है कि निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति के कारण में क्या है और क्या नहीं है, इस तरह से प्रश्न दे देता है। बड़ा सा प्रश्न आप देखेंगे, बड़े बड़े विकल्प देखेंगे और आप घबरा जाएंगे। घबराइए नहीं, आराम से आप पढ़िए, निश्चिंत होकर पढ़िए, जितना पढ़िए लेकिन कायदे से पढ़िए। ठीक है, चलिए पहली क्रांति अगर हम देखें तो मुख्य कारणों में से भारतीय सैनिकों का जो मुख्य कारण था चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करना। ठीक है, जो अंग्रेज लोग थे, जो रॉयल एनफील्ड जो आपका राइफल यूज हो रही थी, उसको खींचने में चर्बी का प्रयोग, चर्बी किसका, गाय और सुअर की, क्योंकि गाय की चर्बी हिंदू के लिए और सुअर की चर्बी मुस्लिम समुदाय के लिए, दोनों को टारगेट किया गया था। पहला कारण है कि जो चर्बी युक्त कारतूस था प्रयोग करने की अंग्रेजों ने सलाह दी। दूसरा, लॉर्ड डलहौजी, इससे तो सैनिक हुए, असंतुष्ट कौन हुआ, यहां पर सैनिक हुए। अब देखिए लॉर्ड डलहौजी की जो राज्य हड़प नीति, इससे कौन असंतुष्ट हुआ, जो राजा महाराजा थे। ठीक है, ईसाई धर्म के प्रचार, हिंदू अधिक थे भारत देश में, ईसाई धर्म का जो प्रचार किया गया, इससे पूरे भारतीयों में, जनमानस में भी असंतुष्टि है। और देखिए लॉर्ड डलहौजी, प्रश्न यही पूछ लेता कि राज्य की हड़प नीति किसकी है, तो लॉर्ड डलहौजी की है। लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि, यानी जितनी भी नीतियां हैं अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई वो भारत के पक्ष में थी ही नहीं, क्योंकि उसका केंद्र बिंदु क्या था, शासन करना भारतीयों पर अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, किसी भी तरीके से शोषण करना, चाहे वो सैनिकों का हो, चाहे वो राजा महाराजाओं का हो, चाहे वो किसानों का हो, राजस्व के रूप में वसूली करना, ये सारे कारण सामने आए। ठीक है, अगली पॉइंट अगर हम देखें, प्रशासनिक कारण भी क्रांति के लिए उत्तरदायी थे। कोई भारतीय उच्च पद पर नहीं पहुंच सकता था। जो आज भी हम लोग नौकरी के पीछे भागते हैं ना, कि कोई बाबू की नौकरी मिल जाए, कलर की नौकरी मिल, चपरासी की नौकरी मिल जाए, बहुत अधिक कितना सोचते हैं। अब थोड़ा बहुत सोचने लग जाए कि हम लोग एक अच्छे प्रशासनिक पद पर ऊंचे पहुंचे। बीपीएससी आप देते हैं, यूपीएससी देते हैं, अन्य स्टेट के पीसीएस भी देते हैं, आप ऊंचे पद पाने के लिए करते हैं। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। जो प्रशासनिक विभाग में जितने भी थे, वो जो ऊंचे पद थे वो अंग्रेजों के हाथ में ही थे। भारतीयों के लिए वहां पहुंचना नामुमकिन था। इसलिए प्रशासनिक राजनीतिक कारणों के साथ साथ प्रशासनिक कारण में भी असंतोष था भारतीयों में। ईसाई धर्म के प्रचार में, इसको तो आप समझ चुके हैं, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों द्वारा आर्थिक शोषण, जितना भी आप देखेंगे कारण में, सब में शोषण ही मिलेगा, चाहे आर्थिक शोषण हो, चाहे राजनीतिक शोषण हो, चाहे किसी प्रकार। जब कथन आप पढ़ेंगे तो उससे जब निष्कर्ष निकालेंगे कि इसका कौन सा शोषण सामने आ रहा, अगर शोषण है तो समझ लीजिएगा कि 1857 की क्रांति का कारण है। ये शोषण अगर है तो समझ लीजिएगा कारण है, निश्चित है। ठीक है, भारतीय सैनिक भू राजस्व नीति के कारण दुखी था। यहां पर किसान होगा, ठीक है, के कारण दुखी थे। इन कारणों से अनेक बिंदु विद्यमान थे जो विद्रोह की पृष्ठभूमि के तैयार कर रहे थे। पदोन्नति से लेकर के भारत की सीमाओं के बाहर युद्ध भेजे जाना, देश के बाहर जाने पर अतिरिक्त भत्ता नहीं देना इत्यादि भी कारण थे। पहले क्या नियम, थोड़ा सा मान्यता थी लोगों में, भारतीयों में, कि समुद्र की यात्रा समुद्र पार नहीं करेंगे। धार्मिक दृष्टिकोण से भी तो जो कारण था, जो लोगों के मन में था कि ये हमारे मान्यताओं के विरुद्ध है, अंग्रेज उसी को ही हथियार बनाते थे। अगर भारतीयों की इच्छा किसी विशेष वर्ग की कि हमारे धर्म में या हमारे समुदाय में समुद्र की यात्रा करना मना है, तो ये वही काम करेंगे, उन्हीं को भेजेंगे। क्लियर? जैसे गाय हमारे लिए मुस्लिम समुदाय के लिए दिक्कत थी, सुअर हिंदू के लिए गाय पवित्र थी, तो इसको अपवित्र करने में कोई कसर नहीं छोड़े। इस तरह से शोषण शुरू था। मुगल बादशाह चूंकि भारतीय राजनीति में था, इसलिए अनेक अपमान, जनता के अपना अपमान महसूस किए। चर्बी युक्त कारतूस आपको पढ़ा चुके हैं। प्लासी के युद्ध के बाद निरंतर भारत का शोषण होता रहा, जो शायद जन असंतोष के महत्वपूर्ण कारण थे।
एक चीज हम और आपको बता देते हैं थोड़ा सा। जब यह विद्रोह शुरू होता है तो बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसा हुआ कि कोई अंग्रेजों के खिलाफ नहीं, अंग्रेजों के ही खिलाफ नहीं, जो जिसका शोषण करता था उसी के खिलाफ युद्ध शुरू होने लगे। जो गरीब लोग थे, जनमानस के लोग थे, उन्हें साहूकार अगर परेशान किए तो साहूकार के खिलाफ विद्रोह था। अगर कोई जमींदार जो खेतिहर किसानों को परेशान कर रहा था, वो उनके खिलाफ, ये जब विद्रोह शुरू हुआ तो उनके खिलाफ लड़ना शुरू किए। लेकिन शुरुआत कहां से होती है? अंग्रेजों के खिलाफ, यानी जो जिसका शोषण कर रहा था उनके शोषण और शोषित के बीच ये विद्रोह था, बीच ये घमासान जो चल रहा था ये था। कोई किसी के विरोध, कोई कंप्लीट था ही नहीं। चलिए अगली बात करें, असफलता के कारण। असफलता के कारण भी आपके कथन के रूप में दे देता है प्रश्न, आप देखेंगे इसके कई सारे कारण थे, जिसमें विद्रोहियों के नेतृत्व में कमी थी, संगठन एवं एकता का अभाव था। ठीक है। दूसरा कारण देख सकते हैं, इनके पास सीमित हथियार और बम बारूद होना। तीसरा कारण ग्वालियर के, ये सबसे महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ग्वालियर के सिंधिया जो आज भी है, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, राजाओं ने अंग्रेजों का खुलकर साथ दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण। अगर इसमें से प्रश्न पूछता है कि असफलता का मुख्य कारण क्या है, तो सबसे पहले इसको खोजना। ग्वालियर के कौन कौन थे? सिंधिया थे। इंदौर के कौन थे? होलकर थे। हैदराबाद के कौन थे? निजाम थे। हैदराबाद, इंदौर और ग्वालियर, ये तीन जगह के लोगों ने अंग्रेजों का खुलकर साथ दिया, यानी भारतीयों के साथ ये बिल्कुल नहीं थे इस विद्रोह में, इस क्रांति में। क्लियर है? इसको विकल्प के रूप में प्रश्न भी पूछ देता है कि निम्नलिखित में से 1857 में अंग्रेजों का साथ किसने दिया था या किसी ने दिया नहीं था? तो दिया किसने था? ग्वालियर के सिंधिया और इंदौर के होलकर और हैदराबाद के निजाम ने अंग्रेजों का साथ दिया था। क्लियर याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछता है, कई बार प्रश्न पूछा हुआ। एक और तत्काल कारण था, ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकार वापस ले लिए थे। चलिए, विद्रोहियों के बारे में जॉन लॉरेंस ने कहा था, यदि विद्रोहियों में से एक भी योग्य नेता रहा होता तो हम सदा के लिए हार जाते। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। डायरेक्ट अगर प्रश्न पूछ दे, ये कथन किसका है कि यदि विद्रोहियों में से एक भी योग्य नेता रहा होता तो हम सदा के लिए हार जाते। आपको याद हो कि दिल्ली जब गए मेरठ से सिपाही, तो किसको अपना नेता चुने थे? एक बुजुर्ग आदमी को। किसको? एक बुजुर्ग को, जिसका नाम बहादुर शाह जफर था। अब बुढ़वा से कौन चीज होता है? ठीक है, तो कहने का मतलब नेतृत्वकर्ता की कमी थी, इस कारण से ये क्रांति जो है सफल नहीं हो सकी। ये कथन जॉन लॉरेंस का है, याद रखिएगा, प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, काफी बार पूछा हुआ कि यह कथन किसका है। यदि विद्रोहियों में से एक भी योग्य होता तो हम सदा के लिए हार जाते। क्लियर है? 1857 बीत गया कि भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। इसके बाद भारत में गवर्नर जनरल वायसराय कहा जाने लगा। ठीक है, जो पहले गवर्नर जनरल था अब वायसराय कहा जाने लगा। क्लियर है? चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। निष्कर्ष पे बात माने, इसके बाद एक और चीज है जिसमें किसने क्या कहा था 1857 की, वो भी आपको बताएंगे। पहले थोड़ा सा निष्कर्ष के बारे में समझ लेते हैं। कहने का मतलब है ये सफल तो नहीं रहा ये क्रांति, लेकिन अगर इसके पीछे देखें तो निश्चित तौर पर एक आवाज उठाने के लिए पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अंग्रेज को भगाने के लिए जो भारतीयों के मन में होनी चाहिए थी, वो शुरुआत यहीं से मिली। एक ऐसी शक्ति जिससे आप किसी का विद्रोह कर सकें। आपके आसपास भी देखते होंगे, किसी का विद्रोह करने के लिए, किसी का विरोध करने के लिए आपके अंदर की ताकत होनी चाहिए, यानी एकता की भावना। एकता की भावना का विकास तो नहीं कह सकते, शुरुआत हो गई थी। कम से कम आवाज तो उठाए। अगर ये 1800 क्रांति नहीं होती तो क्या आगे आने वाली क्रांतियों का सूत्रपात हो पाता? निश्चित नहीं, क्योंकि यहां जन्म ले चुकी थी पूरे भारतीयों में कि हमको जो परेशान कर रहा है, जिसके कारण हम शोषित हो रहे हैं, जो हमारा शोषण कर रहा है, उसके खिलाफ हम आवाज उठा सकते हैं, उससे हम लड़ सकते हैं।
ये पूरे भारत में पूरे भारतीयता की भावना तो नहीं ला सका, लेकिन एक जनी स्वतंत्रता की जो भावना अंदर लानी चाहिए, उस एकता की भावना का सूत्रपात हो चुका था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसमें कहा जाता है कि किसने क्या कहा इस विद्रोह को, इस क्रांति को, इस आंदोलन को। क्लियर है? इसमें से प्रश्न बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। जेम्स आउट्रम है जिनका कथन है, ठीक है, जेम्स आउट्रम है जिनका कथन बार बार पूछा गया है। इन्होंने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र के परिणाम के रूप में 1857 के विद्रोह का साक्षात्कार किया। कहने का मतलब इनका मानना था कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था और कुछ भी नहीं था। अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू मुस्लिम एक होकर के षड्यंत्र किए, ऐसा इनका मानना। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया, पूछे जाएगा भी। ये प्रश्न ऐसे पूछ जाएगा कि निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा। ऑप्शन में अंग्रेजों का नाम आ जाएगा, घबरा जाएगा कि भारतीयों का हो तो यादव हो, इनका नाम नहीं याद होता है, ठीक है। तो इस कारण याद रखिएगा जेम्स आउट्रम, ये आउट ऑफ सिलेबस वाली बात कर रहे हैं जो इसमें था ही नहीं तो याद रखिएगा आउट्रम से आउट ऑफ सिलेबस। जेम्स आउट्रम ऐसे थे जिन्होंने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा इस विद्रोह को। क्लियर है? चलिए एक और चीज, उसमें के प्रधानमंत्री थे बेंजामिन डिजरेली, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। इन्होंने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा। प्रश्न यहां से बन जाएगा कि राष्ट्रीय विद्रोह 1857 की क्रांति किसने कहा, या तो बेंजामिन डिजरेली जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। क्लियर? ये पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। अशोक मेहता ने, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अशोक मेहता की पुस्तक है, ये पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति पर लिखी गई कौन सी पुस्तक है, जो अशोक मेहता की, द ग्रेट रिबेलियन। इसी पुस्तक में उन्होंने कहा था राष्ट्रीय विद्रोह, यानी राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिजरेली ने भी कहा, लेकिन भारत के अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन में भी इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। क्लियर है? बीडी सावरकर बहुत बार पूछे गए, याद रखिएगा सब लोग, बीडी सावरकर बहुत बार पूछे गए। 1909 में किस अपनी लिखी हुई पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, लिख लीजिएगा इसको, मैं इसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा। निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा, तो आंसर क्या होगा, बीडी सावरकर। अगर हम इसी को अभी बहुविकल्पी रूप में शाम वाली क्लास में आपसे चर्चा करेंगे तो आप धड़ा आप लगाते चलिएगा, ठीक है, क्योंकि इसी को ही प्रश्न बना दिया जाएगा बहुविकल्पी रूप में। एस.एन. सेन भी प्रश्न पूछ लेता है कभी कभी। इन्होंने 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहास कहा, ठीक है, सरकार द्वारा नियोजित किए गए थे इनको। सरकार ने इन्हें 1857 के विद्रोह पर अधिकृत इतिहास लिखने को कहा। आजादी के बाद की बात कर रहा हूं, ठीक है। सैनिक बगावत 1857 का विद्रोह नामक पुस्तक लिखी। क्या नाम था इसका? सैनिक बगावत। सैनिक बगावत, एक मिनट, क्लियर। सैनिक बगावत कौन सी पुस्तक है इनकी? एस.एन. सेन की सैनिक बगावत 1857 का विद्रोह नामक पुस्तक में इन्होंने इस संबंध में लिखा कि यद्यपि इस विद्रोह का राष्ट्रीय संग्राम नहीं कहा जा सकता, परंतु इसे विद्रोह की संज्ञा देना भी गलत होगा, क्योंकि यह कहीं भी केवल सैनिकों तक सीमित नहीं रहा, क्योंकि इसमें सैनिक, किसान सब इसमें शामिल थे। क्लियर है? आरसी मजूमदार को बहुत पूछता है भाई, पता नहीं कौन सा प्रेम है इनको, इन आयोगों का। आरसी मजूमदार बहुत पूछता है। इनकी अपनी पुस्तक द सिपोय म्यूटनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857, ये लिखी कब थी इन्होंने? 1957 में लिखी थी, ठीक है। इसमें प्रकाशित की। उन्होंने इस पुस्तक में निष्कर्ष निकाला कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न हो तो प्रथम नहीं राष्ट्रीय तथा नहीं स्वतंत्रता संग्राम था। कहने का मतलब उन्होंने माना कि ना यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था और ना ही यह प्रथम राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। लेकिन था क्या महाशय, ये तो बताते ये कुछ मानने को तैयार नहीं, ठीक है। आरसी मजूमदार का इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन्होंने कहा था कि ना ही यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, ना यह राष्ट्रीय संग्राम है, ना ही यह स्वतंत्रता संग्राम है। क्लियर है? इनका कथन है जो कम से कम सैकड़ों बार पूछा गया आरसी मजूमदार को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको कैसी लगी क्लास, आप इसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कर सकते हैं। अभी शाम को आपको इसमें एक मिलेगी आपको वीडियो जो प्रैक्टिस सेट के रूप में होगी। अभी जो अन्य यूट्यूब पर देख रहे हैं कि कहीं से भी इतिहास उठा के पूछ रहे हैं, नहीं, आप सिलेबस देखिए, उस हिसाब से आप प्रैक्टिस सेट आप कीजिए। पूरे इतिहास में आपको जाने की जरूरत नहीं है। जो आपका विश्व इतिहास का चैप्टर है, जो आपका भारतीय इतिहास चैप्टर है, उस चैप्टर का आप प्रैक्टिस करेंगे, निश्चित आप सफल होंगे। ज्यादा लाने की जरूरत नहीं है, आपको 50% भी ला लीजिए, पर्याप्त है, क्योंकि आगे बीपीएससी वाला जो एग्जाम होने वाला है वो महत्वपूर्ण है आपके लिए। क्लियर है? तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के लिए आप जुड़ सकते हैं। आप एक नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी जानकारी लेना हो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।